नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ख़ास किताब के विचारों पर बात करने वाले हैं। विक्टर फ्रैंकल की जीवन में अर्थ की खोज या मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। हमारे पास इसका एक सार है और कोशिश रहेगी कि आज इस गहरी सोच को थोड़ा और समझें। बिल्कुल। और ये जैसा आपने कहा कोई मामूली किताब नहीं है। विक्टर फ्रैंकल जो ऑस्ट्रिया के न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे, पर उनकी पहचान इससे कहीं ज्यादा है। हाँ, हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर। बिल्कुल। उनके जो विचार हैं वो किसी आरामदायक कमरे में नहीं बने, वो नाजी कंसंट्रेशन कैंप की भयानक सच्चाई से निकले हैं, ऑश्विट्स जैसी जगहों से। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो उन्होंने वहां सहा, देखा, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि उस चरम निराशा, उस पीड़ा के बीच भी फ्रैंकल ने जीवन का अर्थ कैसे ढूंढा और कैसे, और उनके अनुभवों से हम अपनी रोज की जिंदगी की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनके लिए क्या सीख सकते हैं। ये अपने आप में एक विरोधाभास है ना। कंसंट्रेशन कैंप का वो माहौल और वहां जीवन के अर्थ की खोज, शायद सबसे बड़ा सबक यहीं से शुरू होता है। हाँ, फ्रैंकल की कहानी सिर्फ उनकी अपनी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की है जिन्हें अमानवीय हालात का सामना करना पड़ा। भूख, ठंड, बीमारियां, वो क्रूरता, हर पल मौत का साया। ऐसे में जीवन के मायने खोजना, यहीं से शायद उनका वो सबसे शक्तिशाली विचार आता है कि पीड़ा, दुख, तकलीफ, इनसे बचा नहीं जा सकता। ये तो जीवन का हिस्सा है। बिल्कुल अनिवार्य है। लेकिन, और ये लेकिन शायद सबसे जरूरी है कि हम उस पीड़ा पर प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, वो हमारे हाथ में है। वो कहते हैं ना कि हालात आपके काबू में न हो, पर आपका रवैया हमेशा आपके काबू में होता है। हाँ बिल्कुल। ये सुनने में शायद आसान लगे, पर उन हालात में इसे जीना, सोचिए जरा, जब आपकी आजादी, पहचान, सम्मान सब कुछ छीन लिया गया हो, जीने की वजह तक पर सवाल हो, तब अपनी प्रतिक्रिया चुनना। हाँ, तब ये चुनना कि मैं कैसे रिएक्ट करूंगा या करूंगी, ये नजरिए की, मतलब दृष्टिकोण की एक असाधारण ताकत दिखाता है। फ्रैंकल ने यही देखा। एक जैसे भयानक हालात में कुछ लोग बिल्कुल टूट गए, बिखर गए होंगे। हाँ, बिखर गए, जबकि कुछ ने अपनी जो आंतरिक गरिमा थी उसे बचाए रखा। ये बाहरी हालात की वजह से नहीं था, ये उनके अंदरूनी चुनाव का नतीजा था। इसी को वो कहते थे आंतरिक स्वतंत्रता, वो आजादी जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो ये सिर्फ एक तरह की विल पावर या इच्छा शक्ति थी, या कुछ और भी था जिसने कुछ लोगों को वो ताकत दी? फ्रैंकल ने इस पर ध्यान दिया होगा। हाँ, उन्होंने एक बहुत जरूरी बात नोट की। जिन कैदियों के पास जीने का कोई क्यों था, कोई मकसद, कोई वजह, वो किसी भी कैसे को सहने की ज्यादा क्षमता रखते थे। क्यों? मतलब कोई भी वजह, जैसे अपने परिवार से दोबारा मिलने की एक उम्मीद, या कोई अधूरा काम जिसे पूरा करना है, चाहे वो कोई वैज्ञानिक काम हो या कला का, या फिर कोई गहरी धार्मिक आस्था। अच्छा, जिनके पास भविष्य में झांकने के लिए कुछ था, चाहे वो कितना भी धुंधला क्यों ना लगे। वो वर्तमान की भयानक तकलीफों को झेलने की ज्यादा ताकत रखते थे। एक मकसद। तो ये सिर्फ कोई दिलासा नहीं था कि चलो कुछ अच्छा सोच लेते हैं, इसका वाकई कोई मनोवैज्ञानिक असर था। बिल्कुल था। ये एक मनोवैज्ञानिक कवच जैसा था। जब आपके जीने का कोई अर्थ होता है, कोई उद्देश्य होता है ना, तो वो आपको पूरी तरह निराशा में डूबने से बचाता है। हाँ, वो थामे रखता है। हाँ, वो आपको रोज सुबह उठने की, एक और दिन लड़ने की वजह देता है। भविष्य की तरफ देखना, चाहे वो अनिश्चित ही क्यों ना हो, वो वर्तमान के दर्द को सहने लायक बना देता है। ये जीने की इच्छा को, विल टू लिव, उसे जिंदा रखता है। फ्रैंकल के शब्दों में, जिसके पास जीने का क्यों है, वो लगभग कोई भी कैसा सह सकता है। और यहाँ पर उनकी वो आंतरिक स्वतंत्रता वाली बात और ज्यादा साफ हो जाती है ना। बाहर से तो वो पूरी तरह गुलाम थे, कुछ भी अपना नहीं था जी। लेकिन फ्रैंकल ने महसूस किया कि एक चीज हमेशा उनकी अपनी थी, किसी भी स्थिति में अपना रवैया चुनने की आजादी, अपनी सोच, अपनी प्रतिक्रिया। ये शायद इंसान की सबसे बड़ी, सबसे आखिरी आजादी है। ये विचार बहुत गहरा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बाहरी दुनिया चाहे जितनी कंट्रोल में ना हो, हमारी जो अंदर की दुनिया है, हमारे विचार, हमारे एहसास, हमारा नजरिया, वो हमेशा हमारे दायरे में है। हम उसे नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। हम शायद घटनाओं को ना बदल सकें, लेकिन हम उन घटनाओं को अपने लिए क्या मायने देते हैं, ये जरूर बदल सकते हैं। फ्रैंकल का यही मानना था कि यही असली ताकत है, जो सबसे मुश्किल हालात में भी इंसान को उसकी गरिमा, उसके उद्देश्य का एहसास करा सकती है। ये सिर्फ सहना नहीं है, बल्कि उस सहने को भी एक मायने देना है।
और इन्हीं अनुभवों ने, इसी गहरी सोच ने फ्रैंकल को एक नए किस्म के मनोचिकित्सा की तरफ मोड़ा, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी कहा। हाँ, लोगोथेरेपी, लोगोस यानी अर्थ। तो अर्थ के जरिए चिकित्सा, ये उस समय के जो दूसरे विचार थे जैसे फ्राइड वगैरह के, उनसे कैसे अलग था? हाँ, काफी अलग था। देखिए, फ्राइड ने कहा कि इंसान की मूल प्रेरणा है सुख की इच्छा, प्लेजर प्रिंसिपल। एडलर ने कहा शक्ति की इच्छा, विल टू पावर। लेकिन फ्रैंकल का तर्क था कि इंसान की सबसे बुनियादी, सबसे गहरी जो प्रेरणा है वो है अर्थ की इच्छा, विल टू मीनिंग। उनका मानना था कि जीवन का असली मकसद सिर्फ खुशी पाना या ताकत हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने होने का एक मतलब खोजना है, एक उद्देश्य खोजना है। तो अगर जीवन में अर्थ खोजना इतना जरूरी है, तो फ्रैंकल के हिसाब से ये मिलेगा कहाँ? मतलब इसके रास्ते क्या है? हाँ, उन्होंने मुख्य रूप से 3 रास्ते बताए। पहला एक काम या रचना, वर्क या क्रिएशन। काम मतलब नौकरी? नौकरी हो सकती है, या कोई भी ऐसा काम, कुछ ऐसा बनाना जिसमें हमें लगे कि ये मूल्यवान है, जिसमें लगे कि हम कुछ योगदान दे रहे हैं। ये कोई बड़ी वैज्ञानिक खोज हो सकती है, कोई कलाकृति, या रोजमर्रा का कोई छोटा सा काम भी जिसे हम पूरी लगन से करें। अपने काम में सार्थकता ढूंढना। ठीक है। और दूसरा रास्ता? दूसरा रास्ता है प्रेम या संबंध, लव या कनेक्शन। किसी दूसरे इंसान को गहराई से जानना, उसकी परवाह करना, उसके होने में मूल्य देखना। और ये सिर्फ रोमांटिक प्रेम नहीं है, इसमें परिवार, दोस्त, हर तरह का गहरा मानवीय जुड़ाव शामिल है। किसी के लिए जीना या किसी की भलाई में अपने जीवन का अर्थ पाना। फ्रैंकल ने खुद बताया था कि कैंप में अपनी पत्नी की याद, उनसे प्रेम की भावना ने उन्हें बहुत हिम्मत दी थी। और तीसरा रास्ता, जो शायद सबसे अनोखा लगता है, खासकर उनके अपने अनुभवों को देखते हुए। बिल्कुल। तीसरा रास्ता है पीड़ा के प्रति हमारा नजरिया, एटीट्यूड टुवर्ड्स सफरिंग। ये फ्रैंकल के दर्शन का शायद सबसे खास पहलू है। कैसे? उनका कहना था कि जब हम ऐसी पीड़ा या तकलीफ का सामना करते हैं जिसे हम बदल नहीं सकते, जैसे कोई लाइलाज बीमारी या कोई गहरा नुकसान या फिर कंसंट्रेशन कैंप जैसे हालात, तब भी हम उसमें अर्थ खोज सकते हैं। तब भी पीड़ा में अर्थ? हाँ, हम ये चुन सकते हैं कि हम उस पीड़ा का सामना कैसे करेंगे, हिम्मत और गरिमा से या कड़वाहट और निराशा से। जिस तरह से हम अपनी उस अनिवार्य पीड़ा को स्वीकार करते हैं, उसका सामना करते हैं, वही हमारे जीवन को एक गहरा अर्थ दे सकता है। ये पीड़ा को बेकार नहीं जाने देता। ये बात हमें उनके एक और सबक की याद दिलाती है, दर्द में भी सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। फ्रैंकल ने खुद ये किया। उन भयानक हालात में भी जहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था, उन्होंने खूबसूरती या अच्छाई के छोटे छोटे पल ढूंढने की कोशिश नहीं छोड़ी। हाँ, बिल्कुल। कभी डूबते सूरज को देखकर, तो कभी किसी साथी की छोटी सी मेहरबानी में। क्या ये सिर्फ मन बहलाना था, या इसका सच में कोई असर होता है? मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो इसका बहुत गहरा असर था। इसे कोई बचकाना आशावाद नहीं समझना चाहिए। ये एक सचेत चुनाव था, अपनी आंतरिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल। अच्छा। उस घोर निराशा के माहौल में भी उम्मीद की एक किरण को पकड़े रखना, अच्छी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करना, ये आपकी जो मानसिक और भावनात्मक सहनशक्ति है ना, रेजिलियंस, उसे बनाए रखने में मदद करता है। आपको टूटने से बचाता है। हाँ, बिल्कुल। ये मानने से इनकार करना कि बाहरी हालात आपकी भीतरी दुनिया को पूरी तरह खत्म कर सकते हैं, ये उस अंधेरे में एक छोटी सी मोमबत्ती जलाने जैसा था, जो शायद रास्ता न दिखाए, पर यह एहसास दिलाती थी कि रोशनी अभी बाकी है। तो अगर हम इन सभी बातों को, जो फ्रैंकलिन की किताब के इस सार से निकलती हैं, एक साथ देखें, तो कुछ मुख्य बातें क्या हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि जीवन कभी भी किसी भी हाल में अर्थहीन नहीं होता। हर स्थिति में, चाहे वो कितनी भी दुखद क्यों ना हो, कोई ना कोई अर्थ छिपा हो सकता है, या हम उसे दे सकते हैं। हाँ, या हम अपने नजरिए से उसमें अर्थ पैदा कर सकते हैं। कोई भी स्थिति हमें हमारी इंसानियत से गिरा नहीं सकती जब तक हम खुद ऐसा ना चाहें। और दूसरी बात शायद ये कि खुशी या संतुष्टि वो चीज नहीं जिसका सीधे पीछा किया जाए, है ना? बिल्कुल। फ्रैंकल मानते थे कि खुशी तो तब मिलती है जब हम अपने जीवन को किसी उद्देश्य के लिए लगा देते हैं, जब हम अपने से बड़े किसी लक्ष्य के लिए जीते हैं। खुशी उस उद्देश्यपूर्ण जीवन का एक नतीजा है, बाय प्रोडक्ट है, खुद में लक्ष्य नहीं। तीसरी अहम बात, तीसरी कि इंसान की असली और आखिरी आज़ादी अपना रवैया चुनने की है। बाहरी हालात हमारे कंट्रोल में हो या ना हो, लेकिन हम उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, मानसिक और भावनात्मक रूप से,
ये हमेशा हमारे हाथ में होता है। यही वो आज़ादी है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और चौथी बात शायद ये कि मुश्किलें और चुनौतियां वो या तो हमें तोड़ सकती हैं या फिर हमें और मजबूत बना सकती हैं। हाँ, तराश सकती हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि हम उन अनुभवों को क्या मायने देते हैं। क्या हम उन्हें सिर्फ दुर्भाग्य मानते हैं या कुछ सीखने का, आगे बढ़ने का मौका? बिल्कुल। और इन सब में सबसे जरूरी ये है कि ये सिर्फ ऊंची फिलॉसफी नहीं है, ये असल जिंदगी में अपनाने वाले सिद्धांत हैं। ये वो चुनाव हैं जो हम रोज कर सकते हैं। अर्थ कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है। अच्छा। हाँ, ये वो चीज है जिसे हम अपने नजरिए से, अपने कामों से, अपने रिश्तों से और यहाँ तक के अपनी तकलीफों का सामना करने के तरीके से खुद बनाते हैं, रचते हैं। तो कुल मिलाकर मैन सर्च फॉर मीनिंग का निचोड़ शायद यही है कि हम हमेशा बाहरी घटनाओं को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया, हमारा चुनाव व नजरिया, हमारा उद्देश्य, ये हमेशा हमारे वश में रहते हैं। और फ्रैंकल के अनुसार यही इंसान होने की सबसे बड़ी गरिमा और ताकत है। हालात का शिकार बनने के बजाय हम अपने जीवन के अर्थ के निर्माता बन सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। ये एक ऐसा सबक है जिसकी जरूरत शायद हर दौर में हर इंसान को पड़ती है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ क्यों ना हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ें सोचने के लिए। हाँ, जरूर। सवाल ये है, अगर जीवन का अर्थ बाहरी परिस्थितियों पर उतना निर्भर नहीं करता जितना हमारे आंतरिक चुनाव पर करता है, तो आज अपनी जिंदगी की छोटी बड़ी चुनौतियों के बीच हम अर्थ खोजने के लिए कौन सा नजरिया अपना सकते हैं? हम किस चीज को अपना क्यों बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा। फ्रैंकल का जीवन हमें यही सिखाता है कि अर्थ की तलाश कहीं भी कभी भी शुरू की जा सकती है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और याद रखिए, स्टे हार्ड।